गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ आवर रे ऑप्टिक्स। हम लोग इससे पहले बेटा रे ऑप्टिक्स का एक लेक्चर हो चुका है हमारा, तो जो लोग देखे नहीं हैं वो लोग पहले जाए और वापस से लेक्चर देख के आए। और वेलकम बैक विद द हेल्प ऑफ साइंस जोन, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं और सारी वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करी जाएंगी और स्क्रीन पे आपके लिए नंबर भी है। अगर जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग आके एक बार बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देखी थी, हम लोगों ने बेसिक चीज़ें बाकी देखी थी और हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखी थी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में मैंने बताया था कि लाइट अगर एक मीडियम या दूसरे मीडियम से या बहुत बार क्या हो हमारी रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट होती हैं, तो अगर उसके पाथ में हम लोग क्या रख देते हैं, मिरर रख दें, तो लाइट हमारी सेम पाथ को रिट्रेस करती है, सेम पाथ से कहाँ जाती है, वापस जाती है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज बेटा हेडिंग बनाओ आप लोग, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट। चलो देखते बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। इसके लिए हम लोग बात करेंगे इमर्जेंट रे की बात करेंगे और हम लोग किसकी बात करेंगे, इंसिडेंट रे की बात करेंगे। ठीक है, तो इस साइड में मैं डायग्राम बनाता हूँ और दूसरे साइड में हम लोग इसकी प्रूविंग देखेंगे। बेटा सपोज ये हमारा क्या है, ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब कैसा होना चाहिए हमारा, होमोजेनियस होना चाहिए। होमोजेनियस इन द सेंस कि हर जगह पे इसकी डेंसिटी इक्वल सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एक लाइट है हमारी इंसिडेंट रे, सपोज लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है एंड दिस इज आवर नॉर्मल रे। बेटा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा हमारा, वापस से लाइट जो होगी हमारी क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। इस मीडियम में हमारी लाइट जो है रिफ्रैक्ट होगी, सपोज इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और उसके बाद वापस हम लोग यहाँ पे बेटा नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और हमारी जो रे है वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी वापस एक बार। और रिफ्रैक्ट होने का मतलब ये जो रे बनती है उसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। किस नाम से जानते हैं हम लोग, इमर्जेंट रे के नाम से जानते हैं। ये जो एंगल होता है इसको हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंट बोल लेते हैं बेटा, या सेकंड रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सेकंड रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो एंगल है इसको मैंने बोला दिस इज द सेकंड इंसिडेंट रे, तो सेकंड हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया। अब लेटरल शिफ्ट होता क्या है, जिसके बारे में लेटरल डिस्प्लेसमेंट या हम इसको क्या बोल सकते हैं, लेटरल शिफ्ट के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अगर ये बेटा रिफ्रैक्शन के लिए अगर ये ग्लास स्लैब अवेलेबल नहीं होता तो हमारी रे जो है वो क्या होती, बिल्कुल सीधे जाती। तो हमने रे को बिल्कुल ऐसे डायग्राम से बना लिया बेटा, बिल्कुल सीधे जा रही है हमारी रे। तो हम लोग देखेंगे क्या, ये जो इमर्जेंट रे है और इंसिडेंट रे जिसको आपने प्रोड्यूस करा है, दोनों पैरेलल हो जाती हैं। दोनों क्या हो जाती हैं हमारी, पैरेलल हो जाती हैं। लेकिन पैरेलल होने के बावजूद उनके बीच में क्या होता है, कुछ डिस्टेंस रह जाती है बेटा। ये जो डिस्टेंस होती है इसी का हम लोग नाम क्या रखते हैं, लेटरल शिफ्ट, या हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। दैट इज नोन एज लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट। अब पैरेलल हो गई बेटा तो हर जगह पे क्या होंगे, हमारी डिस्टेंस इक्वल होगी, सेम होगी, और इसीलिए हम लोगों ने नाम क्या दिया इसका, लेटरल शिफ्ट, या हम लोग सिंपल क्या बोल सकते हैं इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। अब किसी ने बोला कि लेटरल शिफ्ट जो होगा वो कितना होगा, अमाउंट में होगा कुछ 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, कितना होगा ये हमें निकालना है। और दूसरी चीज़ हमें प्रूफ करनी है बेटा, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग बताएंगे कि ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी बेटा, पैरेलल हो जाएंगी। एक तो ये चीज़ें हम प्रूफ करेंगे और दूसरी चीज़ हम प्रूफ करेंगे इफ़ द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज टी, स्लैब की थिकनेस क्या है, टी है, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है हमारा, मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट या मैक्सिमम हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से बोल सकते हैं, मैंने बोला मैक्सिमम शिफ्ट, वो किसके इक्वल होगा, स्लैब की विड्थ के इक्वल होगा। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता हमारा शिफ्ट। बात है ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो मैंने ले लिया कि ये जो स्लैब है इसका नाम ले लेते बेटा पी, क्यू, आर एंड एस। बात है क्लियर, हाँ बेटा मैक्सिमम मीन्स मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है हमारा। कोई पूछेगा मिनिमम क्या होगा, तो मिनिमम शिफ्ट विल बी 0। नहीं जरूरी नहीं बेटा, इससे कम हो सकता है, पर मैक्सिमम जो शिफ्ट होगा वो क्या होगा हमारा, टी के इक्वल होगा। इससे ज़्यादा जो शिफ्ट है वो नहीं हो सकता। अब मिनिमम कोई पूछेगा तो अगर कोई पूछता है व्हाट विल बी द मिनिमम शिफ्ट, तो मिनिमम शिफ्ट विल बी 0। किस कंडीशन में बेटा, जब लाइट हम लोग कैसे इसके ऊपर इंसिडेंट कराएं,
नॉर्मल। अगर नॉर्मल कराएंगे तो लाइट में कोई हमारा क्या नहीं होगा, इमरजेंट रे भी सीधे निकल जाएगी और इंसिडेंट भी 0 है, तो इसका मतलब हमारा जो शिफ्ट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग प्रूफ करने चलते हैं बेटा कि मैक्सिमम जो हमारा जो पहले हम लोग इसको पैरेलल प्रूफ करने जा रहे हैं, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, ये प्रूफ करने जाते हैं। मैंने बोला कि एट द सरफेस पी क्यू, एट सरफेस पी क्यू सरफेस की बात करते हैं बेटा। यहां पे अगर स्नेल्स लॉ कोई बोलता है दिस इज द मीडियम फर्स्ट एंड दिस इज द मीडियम सेकंड, बात है ठीक है। इस कंडीशन में अगर लाइट हमारी कहां से कहां जा रही है बेटा, मीडियम फर्स्ट से सेकंड के अंदर जा रही है, तो हम लोग बताएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यही निकालते हैं हम लोग। दैट विल बी इक्वल्स टू साइन I1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा बेटा हमारा R, साइन I1 अपॉन साइन R, ये चीजें होंगी। इसको मैंने बोला दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी तक क्लियर है? पहले देख लो बेटा, बाद में लिखना है, इसको नोट करना, बाद में टाइम मिलेगा अभी नोट करने के लिए। और इसके अलावा मैंने बोला कि अगर इस सरफेस की बात करते हैं हम लोग, किस सरफेस की, SR, तो मैंने बोला एट सरफेस, ठीक है, SR के ऊपर चलते हैं बेटा। तो इस समय हमारा जो इंसिडेंट रे है वो कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे इज द इंसिडेंट रे एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा बेटा, I2 एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हमारा E। इस कंडीशन में लाइट कहां से कहां जा रही है, सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम जा रही है, हमारी बातें क्लियर है। तो इस कंडीशन में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे फर्स्ट मीडियम का बेटा विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। लाइट जिस मीडियम में जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकालते हैं, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, दैट विल बी आल्सो इक्वल्स टू साइन I2 अपॉन साइन E। बातें ठीक है क्या? दिस इज इक्वेशन नंबर 2, बातें ठीक है बेटा। अब हम लोगों ने रिवर्सिबिलिटी पढ़ी थी, रिवर्सिबिलिटी से बेटा क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, 1 अपॉन म्यू सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसको चेंज करा बेटा मैंने। तो दैट विल बी इक्वल्स टू साइन I2 अपॉन साइन E। बातें क्लियर है? अब हम लोग आते हैं, ये जो नॉर्मल रेज हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी क्या, क्योंकि ये बेटा रेक्टेंगुलर ग्लास या क्यूबॉइडल का हमारा क्या है, ग्लास स्लैब है। तो इस कंडीशन में ये जो नॉर्मल रे है, ये जो नॉर्मल है, दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगी। तो मैंने नाम दिया इनको नॉर्मल 1 एंड दिस विल बी नॉर्मल 2 एंड 2 नॉर्मल 2। अगर दोनों पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी ट्रांसवर्स रे हो जाएगी, और जब ये ट्रांसवर्स हो जाएगी तो R और I क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। किस प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है बेटा हमारी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के नाम से जानते हैं। तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लोग बोल सकते हैं इफ N1 इज पैरेलल टू N2, इफ N1 इज पैरेलल टू N2 इन दिस कंडीशन बाय द एंगल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, हम लोग बोलेंगे बेटा I2 विल बी इक्वल्स टू R। क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बेटा? यहाँ पे I2 की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, वापस एंगल R रख सकते हैं। तो दिस फॉर्मूला विल बिकम 1 अपॉन 1 म्यू 2 विल बी इक्वल्स टू साइन R अपॉन साइन E। क्लियर? मैंने इसको इक्वेशन 3 बोला बेटा। अब हम 1 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। अगर 1 और 3 को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या होगा हमारा, 1 म्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई, इस साइड क्या बचेगा बेटा हमारा, 1 अपॉन 1 म्यू 2, सेम वैल्यू, दैट विल बी इक्वल्स टू, हम लोग राइट हैंड साइड को लिखते हैं। राइट हैंड साइड क्या आएगा आपका, साइन I अपॉन साइन R मल्टीप्लाइड बाई साइन R अपॉन साइन E। बेटा ये दोनों कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ लेके जाओ तो क्या मिलेगा आपको, साइन I विल बी इक्वल्स टू साइन E। बेटा दो साइन के एंगल्स इक्वल कब होते हैं, जब दोनों एंगल आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो फ्रॉम हियर वी विल गेट दैट I विल बी इक्वल्स टू E एंड दिस इज आवर प्रूफ। अगर I E के इक्वल है इट मीन्स बोथ द लाइन विल बी पैरेलल, बोथ द लाइन विल बी पैरेलल। बातें क्लियर है क्या? क्यों हो जाएंगे बेटा? क्योंकि हम बोलेंगे अगर इसको आप प्रोड्यूस करो तो दिस विल बी द ट्रांसवर्सल लाइन, दिस विल बी द ट्रांसवर्सल लाइन, और एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये बेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के नाम से जानते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो लाइन क्या हो जाती है हमारी, पैरेलल हो जाती है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट दिस लाइन विल बी पैरेलल। बातें क्लियर रही हैं? तो एक तो हमारा प्रूफ हो गया
ये पार्ट हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। अब सेकंड पार्ट को बेटा अभी देखेंगे हम लोग, पहले से आप लोग नोट कर लो। तो ये रही बेटा हमारी फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं अब कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम शिफ्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, विड्थ के इक्वल होगा। ये पार्ट हम लोग प्रूफ करने चलते हैं। तो ये पार्ट बेटा थोड़ा सा इससे लंबा होगा, तो उसके लिए ज़रा ध्यान से देखना है। क्या चीज़ें देखनी कि यहाँ पे बेटा हमारा इमरजेंस रे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं यहीं से लैटरल शिफ्ट बना रहा हूँ। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इस लाइन के ऊपर, दैट विल बी द लैटरल शिफ्ट। मैंने बोला लैटरल शिफ्ट जो है उसकी डिस्टेंस x है। सपोज क्या करा मैंने, x ले लिया डिस्टेंस। इस नॉर्मल को बेटा मैं नीचे तक मिला रहा हूँ, दैट विल बी ऑल्सो 90 डिग्री। अब रे की नाम ले लेते बेटा, दैट विल बी रे ए इंसिडेंट एट पॉइंट बी। सपोज दिस पॉइंट इज सी और रे कहाँ तक गई, डी पॉइंट तक। दिस इज द परपेंडिकुलर ई एंड दिस इज द परपेंडिकुलर एफ। बातें ठीक है। दो राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी कैलकुलेशन होती है वो हमारी इजी होती है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। बातें क्लियर हैं क्या? अब चलते हैं यहाँ से। मैंने बोला बेटा पहले मैं ट्रायंगल लेता हूँ बी सी एंड ई। कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, बी सी ई, राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? तो मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल बी सी ई। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो x विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट, लैटरल शिफ्ट यही है ना बेटा हमारा x। तो अगर x हमें कैलकुलेट करना है इन द टर्म्स ऑफ b टू c, इन द टर्म्स ऑफ b टू c, तो बेटा एक हमारा जो है परपेंडिकुलर और दूसरा क्या हमारा हाइपोटेनियस, इन दोनों का जो रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, साइन थीटा। लेकिन एंगल कौन सा लेंगे, एंगल बेटा इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, वी नीड दिस एंगल, तभी तो ये परपेंडिकुलर होगा हमारा। अब ये एंगल क्या आएगा, देखो बेटा ये जो लाइन है सीधे आ रही है और ये लाइन सीधे जा रही है, तो इसका मतलब ऊपर अगर I1 है तो टोटल एंगल क्या होगा हमारा, I1 होगा ना बेटा। टोटल एंगल तो I1 होगा बाय द वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल प्रॉपर्टी। तो दिस रिमेनिंग एंगल विल बी I1 माइनस R। कुछ ऐसा होगा क्या, समझ में आ रहा है यहाँ से डायग्राम? ये I1 है तो टोटल एंगल बेटा I1 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो रिमेनिंग एंगल बचेगा क्या हमारा, अगर ये R है तो I1 माइनस R। तो यहाँ पे हम साइन थीटा तो यूज करेंगे, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ थीटा क्या यूज करेंगे बेटा हम लोग, साइन I1 माइनस R या I1 माइनस R। बातें ठीक है? दैट विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर x अपॉन हाइपोटेनियस BC। बातें क्लियर है? तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपनी लैटरल शिफ्ट, x विल बी इक्वल्स टू B टू C BC साइन I1 माइनस R। ये बातें क्लियर है? दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बेटा हम BC की वैल्यू निकालेंगे T के टर्म में, क्योंकि हमें किसके टर्म में देखना है, मैंने बताया कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम शिफ्ट विल बी इक्वल्स टू T, तो इसको हमें T के टर्म में चेंज करना है। इसको मिलाने का रीजन ही यही था बेटा, क्योंकि ये अगर T है तो ये भी क्या होगा, B टू F T के इक्वल होगा, बस यही हमें करने जाना है। बातें ठीक है? तो अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो इस ट्रायंगल में हमें किस वैल्यू को चाहिए बेटा, BF। ये क्या है हमारा, बेस है, क्या है, बेस है, और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की तो हमें जरूरत है नहीं, तो बेस और किसके बीच में रिलेशन मिल जाएगा, हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन। हम ट्रायंगल बात करते हैं BCF की, तो मैंने बोला इन ट्रायंगल BCF, इन ट्रायंगल BC एंड F अगर हम लोग यूज करते हैं cos ऑफ R, किसकी यूज कर रहे हैं बेटा, cos ऑफ R। क्यों करा मैंने cos, क्योंकि मुझे बेस चाहिए और किसका चाहिए, हाइपोटेनियस का रिलेशन। तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, B टू F अपॉन क्या हो जाएगा बेटा यहां से BC। आएगी चीजें, ये जो लेंथ है हमारी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, T अपॉन BC। हमें इक्वेशन 1 के लिए किसकी जरूरत है बेटा, BC की जरूरत है। तो क्या यहां से BC की वैल्यू निकल सकती है क्या, तो मैंने बोला है फ्रॉम सेकेंड BC विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, T अपॉन cos R। ये चीजें क्लियर है? अब इस वैल्यू को उठाकर मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं, तो मैंने बोला कि दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो पुटिंग सेकेंड इन फर्स्ट।
तो ये वैल्यू क्या बनेगी देखो जरा, x विल बी इक्वल्स टू, x किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, b टू c, ये क्या है हमारा t अपॉन कॉस r इन ब्रैकेट साइन i1 माइनस r। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो बेटा साइन a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कॉस a साइन b। हम लोग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी x विल बी इक्वल्स टू t अपॉन कॉस r साइन i1 कॉस r माइनस कॉस i1 साइन r। इज दैट क्लियर? अब बेटा सबसे पहली चीज़, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होगा। हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं इजीली, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इन सभी टर्म्स को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस के टर्म में चेंज करना चाह रहे हैं। किसके टर्म में? एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहले कॉस आर को अंदर लेके जाओ, तो ये बचेगा क्या यहाँ से, x विल बी इक्वल्स टू t इन ब्रैकेट। बेटा कॉस आर जैसे अंदर जाएगा, साइन कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट टर्म में, तो क्या बचेगा हमारा साइन i1। यही हमें चाहिए था। दूसरे टर्म में लेके जाते हैं, बेटा दूसरे टर्म में तो हमारा कैंसिल होगा नहीं, tan बन जाएगा, और तो हमें tan तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहीं से इजीली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मैंने बोला दिस विल बिकम कॉस i1 साइन r अपॉन कॉस r। अभी तक क्लियर है बेटा? ये अगर ये चीज़ें क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं इसके और देखते हैं कि कैसे इसका रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बेटा सबसे पहली चीज़ मैंने बोला कि दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले से। किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है कि μ2 और 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, दिस विल बी इक्वल्स टू साइन i1 अपॉन साइन r। ये चीज़ें होंगी क्या यहाँ से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन r की वैल्यू चाहिए, और किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस r की। कॉस i1 तो पहले से ही है हमारे पास अवेलेबल, तो मैंने बोला कि यहाँ से साइन r की वैल्यू तो मिल जा रही है हमारी, तो यहाँ से लिखेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू साइन r विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से, साइन i1 अपॉन दिस विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या इसको डायरेक्ट लिख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मैंने बोला दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमें कॉस आर की वैल्यू चाहिए, तो बेटा हमें पता है कि साइन और कॉस का रिलेशन हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1। तो मैंने लिखा यहाँ से साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर विल बी इक्वल्स टू 1। हमें किसकी वैल्यू पता है, साइन की वैल्यू पता है, हमें कॉस आर चाहिए। तो यहाँ से देखो बेटा क्या मिलेगा हमें, कॉस आर विल बी इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर आर। बेटा साइन आर की वैल्यू है हमारे पास, साइन स्क्वायर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से रखेंगे तो साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू अपॉन 2। और बेटा क्या होल स्क्वायर है, तो मैं ऐसे कर दूं क्या, यहाँ से होल स्क्वायर। बातें क्लियर है? दिस वन बी द इक्वेशन नंबर 5। अब दोनों वैल्यू को उठाकर हम कहाँ रख सकते हैं, थर्ड के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि हमें तो चेंज करना था ना, आर की वैल्यू को किस में लेके जाना था, हमें आई के टर्म में लेके जाना था। आई के टर्म में क्यों ले जाना चाह रहे थे, क्योंकि सभी हमें मिल जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस के टर्म में, और जैसे बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस के टर्म में मिल जाएगा वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली। बात है ठीक है? तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, और इस साइड में बेटा लिखा हुआ है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें। बेटा थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, लेकिन बहुत ईजी है, ऐसा कोई स्टेप यूज़ नहीं हुआ है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, अगर स्क्वायर करके हम लोग इसको बेटा बाहर लाना चाहें, स्क्वायर करके अगर बाहर ले आएँ और ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग एक साथ करेंगे। तो मैंने बोला द x विल बी इक्वल्स टू t इन ब्रैकेट, क्या बचा बेटा यहाँ पे, साइन i1, बात है ठीक है, माइनस कॉस i1 है तो इसे चेंज नहीं करना हमें, दैट विल बी कॉस i1 साइन r क्या बन चुका है बेटा हमारा, साइन i अपॉन 1 μ2।
इसको लिखा मैंने साइन I1 अपॉन 1 म्यू 2। अब यहाँ आते हैं बेटा ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस आर की जगह पे इसका स्क्वायर करना है हमें, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करके देखो, इसका स्क्वायर होगा बेटा तो यहाँ आ जाएगा, ये एलसीएम लेते हैं, तो होल का एलसीएम लिया आपने इन रूट, क्या आएगा यहाँ से म्यू नॉट 2 और 1, इसका क्या बचेगा बेटा होल स्क्वायर माइनस क्या आएगा हमारा साइन स्क्वायर आई अपॉन 1 म्यू 2 होल स्क्वायर। ये 1 म्यू 2 क्या बाहर आ सकता है क्या अंडर रूट से, हमारा नीचे स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम लोग बाहर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से ये 1 म्यू 2 एंड 1 म्यू 2 विल कैंसिल आउट। तो बचेगा क्या यहाँ पे वो देखते हैं, x विल बी इक्वल्स टू t साइन I1 माइनस कॉस I1 साइन I1 अपॉन बचा क्या बेटा यहाँ पे म्यू स्क्वायर लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। बातें क्लियर है? तो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ लेटरल शिफ्ट इन द टर्म्स ऑफ इंसिडेंस एंगल, इन द टर्म्स ऑफ इंसिडेंस एंगल। ये हो गया हमारा बेटा। ऊपर देखो साइन आई दोनों में कॉमन है, क्या बाहर कर लूँ, तो x विल बी इक्वल्स टू t साइन I1 इन ब्रैकेट 1 माइनस द रिमेनिंग थिंग विल बी कॉस I1 अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, इसकी पावर क्या हो जाएगी बेटा 1/2। बातें ठीक है? अब बात आती है बेटा यहाँ के बाद हमें मैक्सिमम शिफ्ट की, किसकी बात आती है मैक्सिमम शिफ्ट की। अब सोचो, वापस से एक डायग्राम बनाता हूँ मैं तुम्हारे लिए। मैंने बोला दिस इज द स्लैब, ठीक है बेटा। मैक्सिमम शिफ्ट के लिए होना क्या चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर कम होगा तो रिफ्रैक्शन भी कम होगा हमारा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग ग्रेटर करते जाएं तो शिफ्ट बेटा ज़्यादा होते जाएगा, तभी तो ये शिफ्ट बनेगा हमारा ज़्यादा। इसका मतलब फॉर मैक्सिमम शिफ्ट जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था दैट विल बी टेंस टू 90 डिग्री। इसको बेटा क्या होना पड़ेगा हमारा 90 डिग्री, तभी तो होगा हमारा। मैक्सिमम शिफ्ट कब हो रहा है, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले था, ये सेकेंड टाइम हो गया, ये ग्रेटर होते जाए, ग्रेटर होते होते कितना हो जाए बेटा 90 हो जाए। इन दैट कंडीशन वी विल गेट द मैक्सिमम शिफ्ट। इसका मतलब I1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90। बेटा cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 0, तो दिस टर्म विल बिकम 0। तो यहाँ से हम देखेंगे कि साइन I1 विल बिकम 1 बट cos I1 क्या हो जाएगा बेटा हमारा दैट विल टेंस टू 0। तो अब हमारी वैल्यू क्या बचेगी, x विल बी इक्वल्स टू t। और यही मैं बोल रहा था कि मैक्सिमम शिफ्ट विल बी इक्वल्स टू t। सोना नहीं है, जगह रहना इसके लिए। बातें ठीक है? तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है इस बेटा। इससे ईजी क्या होता है, देखना क्या है, सिर्फ हमें दो चीज़ें याद रखनी है। दो ट्रायंगल जो मैंने बनाए वो ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए, और फॉर मैक्सिमम शिफ्ट होता कैसे है ये चीज़ें याद रखनी है। बाकी चीज़ें तो कैलकुलेशन है बस। बातें क्लियर है? तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे करते हैं। तो ये बात रही बेटा हमारी लेटरल शिफ्ट की। अब आगे जो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं उसका जो टॉपिक का नाम है वो है क्रिटिकल एंगल। तो नेक्स्ट टॉपिक बनाओ क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा क्रिटिकल एंगल। इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, बोर्ड में भी आते हैं और इसके अलावा बेटा बोर्ड के बाहर भी आते हैं इस टॉपिक से। क्रिटिकल एंगल बेटा छोटा सा टॉपिक है, बड़ा प्यारा सा, देखते हैं होता क्या है। देखो लाइट है हमारी, अभी तक पढ़ रहे थे बेटा लाइट हमारी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही थी। कहाँ से कहाँ आ रही थी, रेयरर टू डेंसर। लेकिन इस कंडीशन में थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, मैं बोल रहा हूँ लाइट अगर डेंसर टू रेयरर जाए, कहाँ से कहाँ जाए, डेंसर टू रेयरर। मैंने बोला दिस इज द डेंसर मीडियम और ये क्या है हमारा रेयरर, ठीक है। अगर बेटा लाइट डेंसर टू रेयरर जाती है तो कैसे मूव करेगी, अवे टू द नॉर्मल या टूवर्ड्स, अवे मूव करेगी। मैंने बोला एक नॉर्मल रे है हमारा,
दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो इसके लिए बेटा रिफ्रैक्शन बनाएंगे, दैट विल बी लाइक सम दिस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बोला आई है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हमारा आर है। हाँ, डेंसर टू रेयरर जा रही है लाइट, देखो रे बनाया मैंने, डेंसर टू रेयरर। तो लाइट क्या होगी हमारी, इट विल मूव अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। जितना ज़्यादा आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। तो मैं यहाँ पे इंक्रीज करा रहा हूँ। देखो जो सेकेंड रे है, इसके लिए मैंने बोला कि सपोज दिस इज द नॉर्मल। अब लाइट बेटा पहले से ज़्यादा हमारी इंसिडेंस हो गई, इंसिडेंस एंगल मैंने ग्रेटर कर दिया। मैंने बोला ये I1 था, ये क्या बेटा I2, I2 विल बी ग्रेटर देन I1। तो उस कंडीशन में हमारा जो रिफ्रैक्शन एंगल होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये और इंक्रीज हो गया, ये R1 था, ये R2। तो दिस विल गिव मी दैट R2 विल बी ग्रेटर देन R1। बातें क्लियर है। हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ा देना है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, 90 हो जाए। दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज सेड टू बी क्रिटिकल एंगल। वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा डेंसर मीडियम में, उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल के नाम से बोलेंगे। मीन्स इफ लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, इफ लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एंड फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बिकम 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा, इसी का नाम क्या लेंगे हम लोग, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। बातें अभी तक क्लियर है। तो कोई पूछेगा व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, तो क्या बोलेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन विच मीडियम, इन डेंसर मीडियम, फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, दैट इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल। बातें क्लियर हैं अभी तक। अब बेटा वापस से हम लोग क्या करेंगे, इसका रिलेशन देखेंगे। किसके साथ देखेंगे रिलेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां हम लोग कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल, बेटा शॉर्ट फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। सपोज मैंने बोला कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं हम लोग। सपोज ग्लास है तो ऐसा आता है ना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डायमंड है तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो भी टर्म्स लिखे होते हैं दैट आर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने बोला इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। सेकंड मीडियम है या फर्स्ट मीडियम, तो मैंने बोला दिस इज द सेकंड मीडियम। ये हमारी कौन सी मीडियम है बेटा, फर्स्ट मीडियम। मैंने बोला इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। और इसको मैंने बोला कि ये वैक्यूम है, तो बेटा वैक्यूम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना आज से क्या होती है, 1 होती है। जीरो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं हो सकती है। जो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो 1 होती है, वैक्यूम की होती है। एयर की अगर कोई पूछता है तो 1 से ज़्यादा होती है, 1.003 के अराउंड होती है हमारी। बात है, ठीक है। अब लाइट जा रही है हमारी कहाँ से कहाँ जा रही है बेटा, सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम। तो क्या लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, यूजिंग द स्नेल्स लॉ, दैट विल बी इक्वल्स टू साइन IC अपॉन साइन R। बेटा R क्या है यहाँ पे, 90 डिग्री। बात है, ठीक है। और बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इसको चेंज कर सकते हैं क्या हम लोग, चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 1 अपॉन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। बात है, ठीक है। दैट विल बी इक्वल्स टू साइन IC क्रिटिकल एंगल अपॉन साइन 90। बेटा साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो दिस विल बिकम 1 अपॉन 1 μ2 इज इक्वल्स टू साइन IC अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं बेटा, तो हमें क्या मिल जाएगा, या दोनों साइड रिवर्स कर दो, बात एक ही है। दिस विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। फर्स्ट इज वैक्यूम, तो इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, सिर्फ μ2 लिख दो क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन IC। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम। बातें ठीक है। यहाँ से बेटा अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं कि जो वाटर होता है उसका क्रिटिकल एंगल कुछ मिलेगा, ठीक है। हमें ग्लास का क्या मिलेगा, हमें क्रिटिकल एंगल मिलेगा, डायमंड का मिलेगा। जो सबसे कम क्रिटिकल एंगल होता है बेटा वो डायमंड का होता है। किसका होता है, हमारा डायमंड का होता है। बात है, ठीक है।
तो कुछ चीज़ों के जो हमारी क्रिटिकल एंगल है उसको हम लोग याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं। मैंने बोला बेटा सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास, वो जो होता है रफली 42 डिग्री होता है बेटा। क्या होता है? 42 डिग्री, या फिर हम लोग उसको ऐसे याद कर लेते हैं 41.19 डिग्री। ये होता है हमारा क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास। बात है ठीक है। कोई पूछेगा बेटा डायमंड की, तो मैंने बताया था डायमंड का क्रिटिकल एंगल जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही लीस्ट होता है, सबसे कम होता है हमारा, वो होता है वो नियरली 24 डिग्री होता है बेटा, 24 पॉइंट समथिंग 41 डिग्री। हाँ बेटा, उतना ज़्यादा हमारा क्या करेगा? रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है। उतना जल्दी वो 90 डिग्री पहुंचा देगा। मतलब अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा? कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डायमंड बेटा सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम, सबसे ज़्यादा डेंसर होता है, इसलिए उसका क्रिटिकल एंगल सबसे क्या होगा? कम होगा। बेटा वाटर का जो होता है नियरली 48 डिग्री होता है हमारा। क्या होता है? 48 to 49 डिग्री वाटर की हमारी क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, सॉरी क्रिटिकल एंगल होता है हमारा। बातें क्लियर है? एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी के ऊपर बेटा न्यूमेरिकल आता है आपसे, किसी का भी अगर क्रिटिकल एंगल दे दिया और पूछा कि व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस वैल्यू रखनी है बेटा, और इस पर न्यूमेरिकल आता है। साइन के टर्म में निकालेंगे बेटा, ठीक है, साइन के टर्म में करेंगे। अगली क्लास में हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और न्यूमेरिकल बेटा हम लोग नॉर्मल वाले नहीं करेंगे, जो तुम्हारे IIT में आए हुए हैं, जेई में, जो आपके नीट में आए हुए हैं, वो एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा इसको टफ बना के, बात है ठीक है। तो इसे नोट कर लो, फिर आगे हम लोग करते हैं। अभी क्रिटिकल एंगल के बाद बेटा इसी से रिलेटेड हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हमारा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग बना लो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नोट हो गया बेटा? बेटा एक एक बार इन सारी चीज़ों का रिवीजन करते रहोगे तो चीज़ें क्लियर रहेंगी, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब कोई पूछता है हमसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। अब सोचो बेटा, अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल हो जाए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि लाइट जो होगी उसी मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी मीडियम में वापस क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि 90 से ज़्यादा हो जाएगा बेटा हमारा रिफ्रैक्शन एंगल। और जब 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सपोज एक हमारा ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, इसमें हमने लाइट को इंसिडेंस कराया, ये हमारा नॉर्मल, और ये मैंने बोला कि दिस एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। मैंने बोला दिस एंगल आई एंड आई इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल होता तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, अगर ये क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा है बेटा तो लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बेटा मैं बोल रहा हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन्स ये आप लोग कल मुझे ढूंढ के बताओगे कि क्या ये जो रे है हमारी वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगी या नहीं करेंगी, ये आपको फाइंड करना है कि क्या ये रे है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे बोलूँगा इसको, क्या ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगी या नहीं करेंगी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं, मेरे से कोई किसी ने पूछा व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो क्या बोलेंगे? व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, लाइट पासेस फ्रॉम denser to rarer medium and angle of incidence is greater than the critical angle, angle of incidence is greater than the critical angle, in that condition the total ray will reflect back into the same medium and this process is known as total internal reflection। बात है ठीक है, क्लियर है? क्रिटिकल एंगल इसीलिए पहले पढ़ाया था बेटा, बुक में बाद में दिया है लेकिन हम लोग पहले जानेंगे, बात है क्लियर है? अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बहुत सारी प्रोसेस होती हैं हमारी, बहुत सारी क्या होती हैं?
प्रोसेस होती हैं उन प्रोसेस के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे आप लोगों ने बेटा उसमें देखा होगा 10th क्लास में जो हमारा साइनिंग होता है डायमंड का, साइनिंग ऑफ डायमंड, ये किसके वजह से होता है? तो बोलेंगे बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। किसके वजह से होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। बात है ठीक है। दूसरी चीज मिराज फॉर्मेशन बेटा, मिराज फॉर्मेशन ये भी किसके वजह से होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। किसकी वजह से होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आप लोग 10th में पढ़ के आ चुके हो, यहाँ हम लोग इसके डिस्कशन नहीं करेंगे। मेन जो हमें पढ़ना है वो चीज़ें बेटा हमारा रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में? रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, जिसका हम लोग नाम दे सकते हैं टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के भी नाम से जानते हैं हम लोग। तो मैंने बोला यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के बारे में। रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बेटा अभी तक आप लोगों ने अभी तक प्रिज्म के बारे में जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि लाइट को वो क्या करते हैं? डिस्पर्स करते हैं, 7 कलर में ब्रेक डाउन करते हैं, स्प्लिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो क्या करेगा? हमारा रिफ्लेक्ट करेगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड लास्ट थिंग विल बी ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, इन दोनों के बारे में आप लोग को यहाँ डिस्कस करना बेटा। और ये दोनों का जो प्रिंसिपल होगा, बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा हमारा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्लियर है? इसको वापस से करते हैं बेटा। जब लाइट हमारी डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है और उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट विल बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, इन दैट कंडीशन ऑल द रेज विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम। पूरी की पूरी रे जो है वो क्या हो जाएगी? हमारी उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे वो कितना बना लेता है बेटा? 90 डिग्री बना लेता है। अब 90 से ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा? इसी मीडियम में वापस। जब इसी मीडियम में वापस आ जाएगा तो दैट कंडीशन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात है ठीक है। और इसी के ऊपर हम लोग क्या पढ़ना है? बहुत सारे हमारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आज हम लोग बेटा इसके बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के बारे में। बात है ठीक है। तो इसे नोट कर लो पहले। हाँ बेटा, तो ये आपको बताना है कि अगर फॉलो करेगा क्यों। बात है ठीक है। तो बुक उठानी है, बुक में दिया हुआ है बेटा, तो पढ़ के आना है। कहने का मतलब मेरा ये था। बात है ठीक है। तो चलो इनके ऊपर जो प्रोसेस है इसको लिखना है। इसका डेफिनेशन लिख लो, मैं बोल रहा हूँ वापस से। व्हेन लाइट पासिंग फ्रॉम denser to rarer medium, when light passing from denser to rarer medium and its angle of incidence is greater than the critical angle, then all the ray greater than critical angle, then all the ray will reflect back into same medium, called total internal reflection. बेटा इसी के टॉपिक के सब टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के बारे में। बातें ठीक है। अब टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होता क्या है हमारा, इसके बारे में सबसे पहली चीज़, एक ऐसा प्रिज्म जो आइसोसेल्स भी हो और राइट एंगल भी हो। ऐसा प्रिज्म जो क्या हो बेटा? दो चीज़ों को फॉलो करे, आइसोसेल्स भी हो और राइट एंगल भी हो। उस प्रिज्म को हम लोग बोलते हैं टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के नाम से जानते हैं, या टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म नॉर्मल। बात है ठीक है। अगर कोई पूछता है कि कैसा प्रिज्म, तो क्या बोलेंगे? 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, ऐसा प्रिज्म होना। मीन्स आइसोसेल्स राइट एंगल्ड प्रिज्म। आइसोसेल्स राइट एंगल्ड प्रिज्म इज नोन एज टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। बनेगा कैसे बेटा? इसको बनाने का तरीका क्या हो जाएगा हमारा? दिस वन विद द 90 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री। सामने से हम देख रहे हैं प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन।
एंड दिस बोथ द एंगल विल बी 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। इस तरीके का जो प्रिज्म होता है इसी को हम लोग बोलते हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। एक्चुअली में होगा क्या वो देखना है हमें यहाँ पे। बेटा मैंने बताया था अभी ग्लास का जो रिफ्लेक्टिंग क्रिटिकल एंगल होता है वो क्या होता है हमारा नियरली 41 पॉइंट, रफली में हम 42 ले लेते हैं। तो मैंने बोला द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास इज 42 डिग्री, सपोज हमने लेट कर लिया। बातें ठीक है। अब बेटा अलग अलग सरफेस के ऊपर हम लोग लाइट को इंसिडेंस कराएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से ये क्या करते हैं हमारे रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बातें ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ इस प्रिज्म को और उसके बाद देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ 3 तरीके से होंगे बेटा, ठीक है, 3 तरीके से होंगे हमारे। सपोज मैंने बोला कि दिस वन इज द टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। बात है ठीक है। इसमें केस 1 की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? केस 1। सपोज यहां पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा। किसको रखा? ऑब्जेक्ट को। इस कंडीशन बेटा अब क्या होगा, हमारी रे ऑफ लाइट यहां से जाएगी, इंसिडेंट हुई। अब सोचो कि मैंने इसको सीधे क्यों भेजा। दिस इज द ग्लास, ये क्या हमारा ग्लास है। अब बेटा ग्लास में रे ऑफ लाइट सीधे क्यों जा रही है? दिस इज द सरफेस, और ये सरफेस के ऊपर कैसे लाइट जा रही है बेटा? नॉर्मली जा रही है। और जब नॉर्मल जाता है तो उसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन इन द सेंस कोई डेविएशन नहीं होता है, कोई डेविएशन, लाइट सीधे चली गई। क्या इसके ऊपर नॉर्मली पड़ रही है क्या लाइट? बोलेंगे नहीं। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्मल। बेटा नॉर्मल कितना एंगल बनाते हैं यहाँ सरफेस से? 90 डिग्री। ये जो एंगल था वो क्या था हमारा? 45 डिग्री। ये बेटा यहां पे भी नॉर्मल है तो ये भी क्या होगा हमारा? 90 डिग्री। बातें ठीक है क्या? अभी अब मैं पूछूंगा व्हाट अबाउट दिस एंगल। ये एंगल क्या होगा बेटा? यहां से ट्रायंगल है, छोटा सा ट्रायंगल है, तो दिस विल बी ऑल्सो 45 डिग्री। अब बेटा टोटल 90 था, ये जो रिमेनिंग एंगल है वो क्या होगा हमारा? 45 डिग्री। क्या ये इससे ग्रेटर है क्या? मीन्स लाइट अब कहां से कहां जा रही है बेटा? ग्लास से कहां जानी चाह रही है? एयर के अंदर। मीन्स लाइट वांट टू मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। फॉलो हो रहा है क्या? तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम। हाँ बेटा उनमें भी यही चीजें होती हैं हमारी, ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। बातें क्लियर हैं अभी यहाँ तक? यहाँ समझ में आ रहा है ये सो रहे हो? ठीक है। अब बेटा यहाँ से दूसरी रे ऑफ लाइट को लेके गए हम। दिस विल ऑल्सो फॉलो द सेम प्रोसेस, और सेम प्रोसेस फॉलो होकर वो कहाँ जाएगी बेटा? नीचे की तरफ जाएगी, और यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से कहीं इमेज वापस से हमारा बन जाएगा। बातें ठीक है। छोटे क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा पेरिस्कोप के बारे में, इसमें बहुत सारे इमेजेस दिखते हैं। इसी के रूल पे बेटा वर्क करता है वो हमारा। दिस टाइप ऑफ प्रिज्म इज नोन एज पेरिस्कोप। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? पेरिस्कोप। बातें ठीक है। आपको एग्जाम में क्या देगा इससे? यहां पे आपको रखेंगे, आपको याद रखना बेटा सरफेस कौन सा है हमारा? पी क्यू आर मैंने बना दिया। सपोज ये जो सरफेस है पी क्यू 90 डिग्री वाले सरफेस के ऊपर जा रहा है, और लाइट इंसिडेंस कहाँ हो रही है? हाइपोटेनियस के ऊपर। उस कंडीशन में ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेगा, बोलेगा आपको इमेज बना के दिखाओ, तो इमेज आपको ऐसे फॉर्म करना होगा। आते बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बात है ठीक है। ये क्लियर है? पहला इसे नोट कर लो। दो केस और बचे हुए हैं इसमें। हम लोग उन 2 केसेस के बारे में बात कर रही है। हमारा फर्स्ट केस था जिसका नाम क्या दिया मैंने? पेरिस्कोप के नाम से हम लोग जानते हैं। बाकी 2 केसेस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। यहां बना रहा हूं बेटा मैं केस सेकंड। केस सेकंड में होगा क्या? सपोज आपने बेटा इसको रखा, जो हमारा प्रिज्म है उसको इस तरीके से रखा। दिस इज द सरफेस, और यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन रहा हो। यहाँ क्या बन रहा है हमारा? 90 डिग्री। इस तरीके का जो प्रिज्म होता है इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होगा उसके बारे में हमें देखना है। ठीक है। मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट को रखा। दिस इज द ऑब्जेक्ट।
रे ऑफ लाइट बेटा यहाँ से जाएगी, क्या इसका रिफ्रैक्शन होगा? रिफ्रैक्शन होगा, सिर्फ इसे लाइट बेंड नहीं करेगी, पाथ चेंज नहीं करेगी, बिकॉज इट इज़ नॉर्मली। लाइट गई हमारी बेटा, यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक। ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई हमारी यहाँ से, यहाँ तो नॉर्मल नहीं पड़ रही है हमारी लाइट, अगेन इट विल फॉर्म द रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और लाइट बेटा कहाँ आ जाएगी? इस तरीके से हमारी बाहर आ जाएगी। यहाँ बेटा वापस से नॉर्मल बनाओ, ठीक है। ये टोटल 90, यहाँ से बेटा ये मैंने ऐसे बनाया था, यहाँ से दिस विल बी 45, तो ये भी 45, ये भी 45, ये भी हमारा 45, तो ये भी 45, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन 45, दैट विल बी ग्रेटर देन द 42 डिग्री, लाइट बाहर आ गई। अब बेटा दूसरा केस, यहाँ से वापस लाइट को भेजा, दैट विल स्ट्राइक ओवर हियर, और ये भी क्या हो जाएगी? हमारी लाइट बाहर चली आ जाएगी। यहाँ पे हमारा इमेज बना, और इमेज ऐसे बन रहा होगा उल्टे साइड में, ठीक है। ये जो इमेज है इसका नाम बोलते हैं बेटा पोरोप्रिज्म, पोरोप्रिज्म, इसका नाम है पोरोप्रिज्म। बातें ठीक है। और लास्ट जो है हमारा थर्ड केस है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, केस 3 या केस 3। अगर मैंने जो हमारा प्रिज्म है 90 डिग्री वाला, उसको इस तरीके से लिख दिया, बेटा जल्दी जाना है क्या आज? थोड़ा सा वेट कर लो, मैं बना लूँ उसके बाद बनाना। मैंने बोला कि दिस इज द बेस, और बेस के ऊपर बेटा इस तरीके से हमने प्रिज्म बना दिया। बातें ठीक है। यहाँ आपको मैंने बोला कि दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब बेटा यहाँ से देखो, अभी लाइट तो नॉर्मली जाएगी नहीं, लाइट नॉर्मली नहीं जा रही, लाइट विल गोइंग लाइक दिस, और ये भी लाइट ऐसे जा रही है। इनका रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा अभी? रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे आप तो लाइट हमारी मूव करेगी या बेंड करेगी, जो भी चीज़ें हैं। मैंने बोला लाइट जो है बेंड करके यहाँ चली आई। बातें ठीक है। ये जो रे ऑफ लाइट है बेटा, ये भी हमारी इस तरीके से आ जाए, यहाँ से वापस से रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री तो है नहीं। अब 90 डिग्री नहीं होगा तो लाइट बेटा यहाँ से गई, दिस वन, और ये भी यहाँ से वापस फिर रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो बेटा इस बार ये जो है बाहर चली आती है हमारी रेज ऑफ लाइट। तो यहाँ क्या बन रहा होगा? हमारा एक इमेज बनेगा, और इसका नाम दे बोलते हैं बेटा, इस जो हमारी क्या है इमेज फॉर्मेशन है, इसको बोलते हैं इरेक्टिंग प्रिज्म। क्या नाम देते हैं इसको? इरेक्टिंग प्रिज्म, इरेक्टिंग प्रिज्म। बातें ठीक है। तो 3 केसेस पढ़ा हम लोगों ने। एक केस सबसे पहला क्या पढ़ा था हम लोगों ने? पेरिस्कोप, दूसरा पोरोप्रिज्म, और तीसरा क्या है? इरेक्टिंग प्रिज्म। कोई पूछेगा इन दोनों में कॉमन क्या है तीनों में, तो ऑल आर 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री प्रिज्म। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म। कोई बोलेगा डिफरेंस क्या है, तो बोलेंगे हम लोग अलग अलग, हम लोगों ने क्या करा, बेसिस के ऊपर, अलग अलग बेस के ऊपर हमने लाइट को इंसिडेंस कराया। दैट्स वाई वी आर गेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज इन ईच केस। किस बीच में होता है? कहाँ पे बेटा? इस प्रिज्म का, इरेक्टिंग प्रिज्म का 90 डिग्री। ये रहा बेटा, ये 90 डिग्री है हमारा। बातें क्लियर है? तो इसके बाद जो टॉपिक है हमारा कल, वो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, तो उसको मिस नहीं करना है। और कल मतलब नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इसका मतलब जो है उससे हमें मिस नहीं करना है। और यहाँ तक आज रहा, आज तक के लिए। और कोई डाउट इसमें, कोई भी टॉपिक, जो भी डाउट हो पूछ सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।